Welcome back, guys. In this video, we'll discuss about the remaining structures of the nucleus. Chromatin net discuss करते हैं बेटा कि जो chromatin net is term was given by Fleming. Okay, ये chromatin net क्या है बेटा? These are the thread-like structures. Okay, thread-like structures embedded in the न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे आर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेट. इट्स कॉल्ड एज क्रोमेटिन नेट और क्रोमेटिन फाइबर्स. सो दीज आर thread-like structures embedded in nucleoplasm. इस क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है बेटा? इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इट इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल साइकिल. It contains genetic information और एक कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स में. कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल साइकिल. क्लियर? ये किसका बना होता है बेटा? इट्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड मोस्टली मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. दिस इज द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ये बनाते हैं क्रोमेटिन थ्रेड. चलिए हम इसकी कंपोजिशन पूरी तरह से देखते हैं क्या क्या होता है इसमें. क्रोमेटिन फाइबर में एक तो बेटा डीएनए होता है, अबाउट 31% डीएनए होता है. आरएनए भी होता है अबाउट 2 to 5%. हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे. हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट अबाउट 36%. नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स अबाउट 28%. हिस्टोन प्रोटीन्स के ही अराउंड डीएनए कॉइल हो जाता है बेटा. हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड डीएनए कॉइल हो जाता है. जब हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे उसमें आपको समझाएंगे कि कैसे कॉइलिंग हो जाती है. डीएनए, ये हमारा डीएनए है, ये समझो अब ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अराउंड कॉइल हो जाता है. दिस इज हिस्टोन प्रोटीन और ये क्या है बेटा? ये डीएनए. कॉइल इज अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके, और ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये मोस्टली होते हैं बेसिक इन नेचर. बेसिक अमीनो एसिड से बने होते हैं. मेरे पास बेसिक अमीनो एसिड्स कौन कौन सा? लाइसिन एंड आर्जिनिन. ये आप याद रखो. हिस्टोन प्रोटीन्स लाइसिन एंड आर्जिनिन विच आर बेसिक अमीनो एसिड. क्लियर? और ये इट कैन बी H2A, H2B types of histone proteins. H3, H4, right? Linker H1. Non-histone proteins usually होते हैं, they are made up of acidic amino acids or these neutral. Acidic mostly or sometimes neutral amino acids से बने होते हैं, जैसे tryptophan, टायरोसिन. ओके, टायरोसिन. So this is the composition of the chromatin net. लेकिन जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, डाई करते हैं इसको, तो स्टेनिंग के दौरान हमें पता चलता है बेटा
ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ये बनाते हैं दो किस्म के बैंड्स। दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। जब हम क्रोमेटिन फाइबर की क्या करते हैं बेटा, स्टेनिंग करते हैं, इसकी डाई जब उसको करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, तो वी गेट टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। एक होते हैं डार्क बैंड्स, दूसरे होते हैं बेटा लाइट बैंड्स। जो डार्क बैंड्स होते हैं, क्योंकि वी गेट टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स ओवर देयर, तो इस फिनोमेना को कहते हैं heteropyknosis. Pyknosis. The phenomena of getting two different bands, dark and light bands, on staining of these chromatin net, this is called as heteropyknosis. Okay, याद रखो बेटा नीट के लिए, heteropyknosis यानी डार्क और लाइट बैंड्स जो मिलते हैं। क्लियर बेटा, ये जो डार्क बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड्स क्यों मिलते हैं? बिकॉज ये ज़्यादा स्टेन लेते हैं, दे टेक मोर स्टेन। वाई डू दे टेक मोर स्टेन? क्योंकि दे आर, यहाँ पे डीएनए ज़्यादा कॉइल्ड होता है, डीएनए टाइटली कॉइल्ड होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेन लेते हैं। और यहाँ पे लाइट बैंड्स इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लेस कॉइल्ड होता है, डीएनए ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए क्या होता है बेटा, टाइटली कॉइल्ड, टाइटली बाउंड और कॉइल्ड, और यहाँ पे लेस कॉइल्ड होता है। क्लियर? और इस एरिया को जहाँ पे डीएनए टाइटली कॉइल्ड होगा, डार्क बैंड्स बनेंगे, इसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या कहते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। और जहाँ पे लाइट बैंड्स होते हैं, लेस कॉइल्ड होते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। क्लियर? ओके, इट्स कॉल्ड यूक्रोमैटिन। लेट अस डिस्कस। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। तो हमारे पास दो टर्म्स आई, एक हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। तो हेटेरोक्रोमैटिन में क्या होता है बेटा, डीएनए टाइटली कॉइल्ड होता है और डार्क बैंड्स बनते हैं। और यूक्रोमैटिन किसको कहते हैं? जहाँ पे डीएनए लेस कॉइल्ड होता है और वहाँ पे स्टेन लेस स्टेन लेते हैं, तो लाइट बैंड्स बनते हैं। ये जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये जेनेटिकली ये इनएक्टिव होता है। देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होती है, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, यू नो, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बना, दैट्स कॉल्ड एमआरएनए जो बनता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा, बट लेट होता है, लेट डीएनए रेप्लिकेशन, अर्ली यहाँ पे अर्ली डीएनए रेप्लिकेशन। ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, एक्टिव, और ये ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव। क्लियर? अब जो हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं, इसके अब दो टाइप्स हैं हेटेरोक्रोमैटिन के। इट हैज टू टाइप्स। एक है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन and second one is constitutive. Okay, so let's talk about the facultative and constitutive heterochromatiN. Facultative and constitutive heterochromatin, right?
फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन इसको कहते हैं बेटा, जो जेनेटिकली एक्टिव रहता है, जो जेनेटिकली एक्टिव होता है कुछ स्टेज में और कुछ स्टेज में इनएक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा इनएक्टिव नहीं रहता है, बल्कि इट इज़ इनएक्टिव एट ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ लाइफ, सम स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सम स्टेज ऑफ लाइफ में इनएक्टिव होते हैं। सो दीज आर फैकल्टेटिव inactive, genetically inactive during some stages of life, और कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ऑलवेज इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव थ्रू ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव इनएक्टिव में, एग्जाम्पल है यहाँ पे, इससे क्लियर हो जाएगा। वी गॉट एग्जाम्पल बार बॉडी, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दैट इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियरिक रीजन। सेंट्रोमियरिक रीजन हमेशा इनएक्टिव रहता है, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं दिखाता, इसकी डिकोडिंग नहीं हो पाती है, तो ये हमेशा इनएक्टिव रहता है। अब ये बार बॉडी जो है ये बेटा इनएक्टिव, ये बार बॉडी क्या है मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत बेटा। जो बार बॉडी होती है, चूँकि आप जानते हैं कि एक फीमेल के अंदर सेल, एक सेल के अंदर 2 एक्स होते हैं, देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ फीमेल्स, राइट। लेकिन ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस में ही क्या होता है बेटा, इन 2 में से जो 2 एक्स है एक फंक्शनल रहता है और दूसरा जो है ये दूसरा एक्स है इट बिकम्स स्टिक शेप्ड, ड्रम शेप्ड, इन्हें इट बिकम नॉन फंक्शनल और ये अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इनर साइड से, क्लियर। एक एक्स रहता है एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव हो जाता है, इसको कहते हैं हेटेरोक्रोमेटाइजेशन और लायोनाइजेशन प्रोसेस, इट्स कॉल्ड एज ए लायोनाइजेशन, लायोनाइजेशन। ये किसने देखा था, बार ने देखा था, इसलिए इसको कहते हैं बार बॉडी, क्लियर। सो दिस इज द बार बॉडी, ये पहले एक्टिव होता है लेकिन लेटर ऑन एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ही इनएक्टिव हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम, तो इसको हम कहते हैं बार बॉडी। इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में कि ये कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, क्यों होता है, क्योंकि वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। थोड़ा बताऊं आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स होते हैं तो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीनस हो सकता है, तो इसलिए एक को नॉन फंक्शनल बनाया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमैटिन नेटवर्क। तो बेटा एक क्रोमैटिन नेटवर्क क्या बनाता है, क्रोमैटिक नेट जो है फाइबर्स ही सेल साइकिल के दौरान ये कंडेंस हो जाएगा और ये क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ओके, इसलिए इट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो हम डिस्कस करते हैं इसके बाद बेटा दूसरा स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियोलस। So nucleolus, right? It was discovered by Fontana. The term was given by Bowman. Clear? Okay. So ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, दिस न्यूक्लियोलस, इट इज एसोसिएटेड विद द क्रोमैटिन फाइबर्स एट स्पेसिफिक साइट्स, जिनको हम कहते हैं NOR रीजन। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज अ रीजन, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बनाते हैं ये न्यूक्लियोलस, यहाँ पे और एक बनाते हैं, दिस इज nucleolus and the region of the chromatin fiber जहाँ पे न्यूक्लियोलस बनता है उसको हम कहते हैं NOR region, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन।
So the nucleolus are associated with the chromatin fibers at specific sites known as NOR, nucleolar organizer region. और ह्यूमन जीनोम्स की हम जब बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है NOR रीजन? क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो इन पर होता है प्रेजेंट NOR रीजन इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम, व्हेन यू टॉक अबाउट द ह्यूमन जीनोम, राइट? वेरी गुड। अब इनका बेटा काम क्या है? व्हाट द फंक्शन ऑफ दीज NOR रीजन्स और व्हाट द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस का बेटा क्या काम है? इनका काम है राइबोसोम्स बनाना। दे फॉर्म राइबोसोम्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्रीज। They are called as the ribosome factories. They form ribosomes. So what is the function of these nucleolus? ये बनाते हैं राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? दो यूनिट्स के, एक राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन्स, और जो राइबोसोमल RNA ये बनते हैं बेटा कहाँ पे? NOR रीजन पे, ये बनते हैं न्यूक्लियोलस में। क्लियर? और जो इसके प्रोटीन पार्ट होता है वो बनता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के पास, और न्यूक्लियोलस के अंदर आने के बाद ये असेंबली हो जाती है यहाँ पे इनको RNA के साथ, RNA के साथ, और ये राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स क्या बताया मैंने? RNA प्लस प्रोटीन, ये मैंने बताया। ये वाला जो रीजन है ये बनता है कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में, और ये वाला जो साइटोप्लाज्म में बनता है ऑफ द सेल। फिर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियोलस। ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये इसके साथ असेंबली करता है, और वो असेंबली भी कहाँ होती है? इसी न्यूक्लियोलस में असेंबली होती है। असेंबली यानी ये अब उसमें इनको मिल जाते हैं RNA प्लस प्रोटीन्स न्यूक्लियोलस में, और बनाते हैं राइबोसोम्स। इसलिए हम न्यूक्लियोलस का दूसरा नाम क्या है? राइबोसोम फैक्ट्रीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए राइबोसोम फैक्ट्रीज। जैसे हम राइबोसोम्स कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि वो प्रोटीन्स बनाते हैं। यहाँ पे हम राइबोसोम्स को कहते हैं, न्यूक्लियोलस को कहते हैं हम राइबोसोम फैक्ट्रीज। क्लियर? दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द न्यूक्लियोलस की, दे आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल इन ए बॉडी, सब ऑर्गेनेल। दिस इज मेम्ब्रेन लेस सब ऑर्गेनेल, यानी इसका मेम्ब्रेन नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगता तो है मेम्ब्रेन लेकिन होता नहीं है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। और पॉइंट न्यूक्लियोलस के बारे में बेटा, इसकी मेंटेनेंस के लिए कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। क्लियर? सो कैल्शियम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द न्यूक्लियोलस ये है बेटा कि दिस it disappears during prophase of cell division and reappears during telophase. Clear? Their number can be, न्यूक्लियोलस जो होते हैं इनका नंबर यूजुअली 1 होता है, यूजुअली 1 न्यूक्लियोलस पर सेल, लेकिन अनियन में होते हैं 4 न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियस एंड एम्फीबियन oocyte में होते हैं बेटा अबाउट 2000 पर न्यूक्लियस। एब्सेंट कहाँ पे होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ह्यूमन्स के अंदर ह्यूमन स्पर्म सेल एंड मसल सेल
और मैच्योर आरबीसी, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी यहाँ पे ये एब्सेंट होता है न्यूक्लियोलस, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? सो लेट्स सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने मेम्ब्रेन पढ़ा, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा बेटा, डिस्कस किया। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया, पोर्स वगैरह इसके साथ में। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्कस किया बेटा। तो फिर क्रोमैटिन फाइबर्स हमने डिस्कस किए, और उसके बाद ये न्यूक्लियोलस। अब हम इसके डिस्कस फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। So these are the different functions of the nucleus. You can find some more functions in your books. तो पहली फंक्शन यहाँ पे हमने बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेटा। जो न्यूक्लियस होता है, इट्स द स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए ओवर देयर एंड डीएनए हैज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। क्लियर? So this is also called as the storehouse of the genetic information. Similarly, we got the transmission of the genetic information, and this genetic information which is stored there in the DNA, it is transmitted to the next generation along with this nucleus. Third, cell division. As you know, the cell division, nucleus division is a prerequisite for cell division. Karyokinesis is a prerequisite for cytokinesis. Cell division के लिए nuclear division महत्वपूर्ण होता है, ज़रूरी होता है, प्रीरिक्विजिट होता है, राइट। इसी तरह बेटा सेल मेटाबॉलिज्म, इट रेगुलेट्स देते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, राइट, कंट्रोल ऑफ द सेल। सो इट रेगुलेट्स द all the metabolism of the cell. It actually directs the synthesis of the enzymes, which in turn controls the metabolism of the cell. वेरिएशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर जो जीन्स होते हैं उनके अंदर जो चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है, और वही कंसेप्ट वही आगे जो एवोल्यूशन में हेल्प करता है। सो इट हैज़ एन एवोल्यूशनरी रोल एज वेल। यू कैन फाइंड सम मोर these roles or there of nucleus, you can add up. Okay, so this is all about the nucleus. Okay, take care. We will meet again inshallah with some new topic in the new lecture. Till then, take care. Assalamu alaikum. Goodbye.